नेक्स्ट क्या है, रोडवेज फॉर डीजल इक्विपमेंट। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में क्या है कि डीजल इक्विपमेंट चल रहा है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, हम लोग ट्रैकलेस कहाँ पे यूज करेंगे, कितने ग्रेडियंट पे, ट्रैक माउंटेड कितने ग्रेडियंट पे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मेन होल कितने इंटरवल में प्रोवाइड करना चाहिए, वो सारा डाटा यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो क्या है, रोडवेज फॉर डीजल इक्विपमेंट। तो क्या बोलता है कि जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा एग्जामिशन नहीं दिया जाएगा, तो ट्रैकलेस जो इक्विपमेंट रहेगा ना, जो ट्रैक पे ना चलने वाला हो, तो ट्रैकलेस इक्विपमेंट शेल नॉट बी ऑपरेटेड ऑन एनी लेंथ ऑफ द रोडवे विच फॉर विच मतलब ऑफ विच ग्रेडियंट एक्सीड 1/6। अगर ग्रेडियंट 1/6 से थोड़ा सा भी अगर एक्सीड होगा ना, कितना भी लेंथ ऑफ रोडवे पे, 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी रहे, तो वहां पे ट्रैकलेस इक्विपमेंट नहीं चलाना था। ध्यान रखना, अंडरग्राउंड माइंस में अगर डीजल वाला इक्विपमेंट है और वहां पे अगर ट्रैकलेस इक्विपमेंट है, ठीक है, ट्रैक में नहीं चलने वाला, मान लो टायर माउंटेड वगैरह कुछ वैसा है, तो अगर ग्रेडियंट 1/6 से स्टीपर हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, तो वहां पे जब तक एग्जामिशन नहीं दिया जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, तब तक वहां पे ट्रैकलेस इक्विपमेंट को नहीं चलाना है। दूसरा क्या है, और जो ट्रैक माउंटेड इक्विपमेंट रहेगा, ग्रेडियंट सेल नॉट एक्सीड 1/15। हम लोग जनरली जानते हैं कि लोकोमोटिव का जो वर्किंग ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, 1/15 से स्टीपर नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे भी है कि ट्रैक माउंटेड के लिए जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो 1/15 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट यही हो गया। दोनों क्वेश्चन अभी तुम लोग को उधर दिख जाएगा। ट्रैक माउंटेड के लिए ग्रेडियंट 1/15 से अधिक नहीं होना चाहिए। मेन होल का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हॉलेज रोडवे वाला में, वही यहाँ पे भी है कि मेन होल जो रहेगा सेल नॉट बी प्रोवाइडेड एट एन सेल बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 20 मीटर। मतलब हर एक 20-20 मीटर के अंतराल पे जब अगर ग्रेडियंट लेस देन 1/6 रहेगा, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। जब ग्रेडियंट लेस देन 1/6 रहेगा, मतलब 1/7, 1/8, 1/9, 1/9.9, कुछ भी वैसा रहेगा, तो उस केस में मेन होल का इंटरवल 20 मीटर रहेगा। लेकिन अगर ग्रेडियंट स्टीपर हो जाएगा, 1/5, 1/6 रहेगा अगर, या 1/5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो मेन होल का अंतराल क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। जो हॉलेज वाला है बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, ट्रैकलेस, ट्रैक माउंटेड, ग्रेडियंट 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए, ग्रेडियंट 1/15 से अधिक नहीं होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। दूसरा क्या है कि मेन होल जब ग्रेडियंट लेस देन 1/6 रहेगा, तो मेन होल का अंतराल 20-20 मीटर पे रहेगा। अब है कि क्लियरेंस फ्रॉम रूफ एंड साइड्स। अगर इक्विपमेंट में क्या है, कैनोपी के साथ है प्रोवाइड किया गया, ठीक है, होता है ना एसडीएल वगैरह, मान लो ये कोई भी डीजल से चलने वाला डीजल लोको हो गया, जिसमें कैनोपी प्रोवाइड किया गया है, या ऑपरेटर का जो केबिन है पूरी तरीके से क्लोज है, तो उस केस में जो रूफ से क्लियरेंस होना चाहिए ये नॉट लेस देन 3 है। मतलब कम से कम 300 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो इक्विपमेंट सेल प्लाई इन एनी रोडवे। ये किसी भी इक्विपमेंट को हम लोग किसी रोडवे में नहीं चलाएंगे अगर क्लियरेंस किसी भी केस में जो क्लोज्ड ऑपरेटर केबिन वाला रहेगा इक्विपमेंट, या जिसमें कैनोपी दिया गया है, अगर क्लियरेंस 300 mm से कम हो जाएगा, तो उस केस में वहां पे इक्विपमेंट नहीं चला जाएगा। और बाकी अदर केस में, बाकी और कोई केस रहा, मान लो कैनोपी वाला नहीं रहा, नॉर्मल रहा है, तो उस केस में जो क्लियरेंस होना चाहिए फुटबोर्ड से, फुटबोर्ड ऑफ द ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर जो बैठता है सामने क्या होता है, डैशबोर्ड होता है, तो उसी तरीके से जो पाँव के पास जो होता है उसको फुटबोर्ड बोला जाता है। तो फुटबोर्ड से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1.8 मीटर से अगर क्लियरेंस कम रहेगा तो वहां पे नहीं चलाया जाएगा। मतलब जो बस वगैरह या बस का एग्जांपल दिखाए थे हम लोग, लगता है जो पिछला जो क्लास लिए होंगे, फुटबोर्ड मतलब क्या, एच डी मतलब जो कोई क्या क्या कहते हैं, कोई भी लोकोमोटिव में जब बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी लोकोमोटिव में जब ऑपरेटर बैठा हुआ है, तो उस केस में उस जो बैठे हुए कंडीशन में जो फुट से रूफ का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1.8 मीटर से कम होगा तो उस केस में इक्विपमेंट को वहां अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना 300 mm और 1.8 मीटर वाला क्या डाटा है।
दूसरा क्या है कि एवरी रोडवे जहां पे सिर्फ एक इक्विपमेंट को चलाया जाएगा, तो उस केस में एन अनऑब्स्ट्रक्टेड स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1.5 मीटर इन एडिशन टू द विड्थ ऑफ द इक्विपमेंट। मतलब ये मान लो रास्ता हो गया, ये इक्विपमेंट का चौड़ाई हो गया, इन एडिशन टू द विड्थ ऑफ द इक्विपमेंट सेल बी प्रोवाइडेड अलोंग द विड्थ ऑफ द रोडवे। मतलब क्लियर स्पेस जो रहेगा 1.5 मीटर का रहेगा, ठीक है। एन अनऑब्स्ट्रक्टेड स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर डाटा तुम लोग को ध्यान रखना है। जिस तरीके से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हॉलेज ट्रैक हो गया, ठीक है, इसका साइड से क्लियरेंस 1 मीटर का होना चाहिए, दो हॉलेज ट्रैक के बीच का क्लियरेंस डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि अगर सिंगल ही रास्ता है, सिर्फ एक ही इक्विपमेंट वहां चलाया जा रहा है, तो जो अनऑब्स्ट्रक्टेड स्पेस होना चाहिए उसके चौड़ाई के अलावा 1.5 मीटर का इसको मिलना चाहिए। जहां पे एक से ज्यादा इक्विपमेंट चलाया जा रहा है, ठीक है, तो जब एक से ज्यादा इक्विपमेंट, मान लो ये एक रोड है अंडरग्राउंड का और इसी में एक से ज्यादा इक्विपमेंट चल रहा है, अब मान लो कोई सिचुएशन आए कि जब जब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना रहे, तो कैसे क्रॉस करेगा, तो उसके लिए एक क्रॉसिंग पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा एट एन इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 300 मीटर। मतलब 300 मीटर के अंतराल पे क्या रहेगा कि अगर एक दूसरे को क्रॉस करना रहा तो उस क्रॉसिंग पॉइंट पे चला जाएगा। मान लो क्रॉसिंग पॉइंट कहीं इधर है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये इधर से यहाँ आके रुक जाएगा क्रॉसिंग पॉइंट पे, अब ये भी इधर से आएगा क्रॉसिंग पॉइंट पे, दोनों को क्रॉस करेगा। तीन एवरी रोडवे जहां पे एक से ज्यादा इक्विपमेंट चलाया जा रहा है, तो क्रॉसिंग पॉइंट सेल बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 300 मीटर, और प्रत्येक सच क्रॉसिंग पॉइंट पे जो क्लियर स्पेस होना चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 1.5 मीटर along the width shall be provided after allowing clearance for safe crossing of two equipment। मतलब एक इक्विपमेंट एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, साथ में इसको 1.5 मीटर का अपना है ना क्लियर स्पेस मिलना चाहिए। तो जो भी क्लियर स्पेस की बात आएगा तो हमेशा यहाँ पे 1.5 मीटर, और बाकी रूफ से अगर कैनोपी वाला रहेगा तो 300 mm से कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और अदर केस में जो ऑपरेटर का फुटबोर्ड रहेगा वहां से रूफ का डिस्टेंस 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब आता है क्या कि कहीं रेडियस ऑफ कर्व होता है ना, कि मान लो ऐसा टर्निंग रहा, अब डीजल इक्विपमेंट को ऐसा टर्निंग में मुड़ना रहा, तो उस केस की बात कर रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्व एंड क्लियरेंस एट जंक्शन ऑफ द रोडवे, रेडियस ऑफ कर्व की बात कर रहा है, या क्लियरेंस मान लो जंक्शन, कि जहां पे चारों ओर से इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, चारों ओर जिधर रास्ता है, और एट द एंड एट द जंक्शन ऑफ द रोडवे shall not be less than the minimum required for turning the equipment as recommended by the manufacturer। ये मैन्युफैक्चरर बताएगा कि टर्निंग वगैरह पे कितना डिस्टेंस मतलब क्लियरेंस रखना है। अदरवाइज या अदर केस अदरवाइज क्या रहेगा, जो रेडियस ऑफ कर्व रहेगा सेल प्रोवाइड ए क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1.5 मीटर, और बता टर्निंग रेडियस जो भी रहा, मान लो टर्निंग रेडियस 10 मीटर रहा, तो एक्स्ट्रा 1.5 मीटर का और क्लियरेंस उसको देना रहेगा, ठीक है। तो कहीं भी टर्निंग रेडियस की बात आएगा या विड्थ की बात आएगा तो क्लियरेंस हमेशा 1.5 मीटर, ये माइंड में हमेशा अच्छे तरीके से सेट करके रखना है। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बात आता है कि एग्जामिनेशन ऑफ द रोडवेज, कि जो रोडवेज का एग्जामिनेशन करना है कौन करेगा, कितने घंटे में करेगा, इसके बारे में डाटा यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो प्रत्येक रोडवे जहां पे क्या है डीजल इक्विपमेंट चलाया जा रहा है, तो उसका चार्ज मतलब सेल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन, जो वंस एट लीस्ट इन एवरी 24 आवर, जो 24 घंटा में एक बार वो प्रत्येक रोडवे की जांच करेगा। क्या क्या जांच करेगा कि क्लियरेंस कितना है, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, रूफ और साइड का क्या कंडीशन है, वेंटिलेशन सफिशिएंट है कि नहीं, एल्यूमिनेशन लाइटिंग वगैरह सही से है कि नहीं, कोल्ड डस्ट, अगर कोल माइंस है तो कोल्ड डस्ट वगैरह क्या कंडीशन है, ट्रैक का क्या कंडीशन है, या जनरल सेफ्टी, और बाकी ये सब चीज चेक करेगा। जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, जो भी ऊपर एग्जामिनेशन किया है सबका फिर वो अपना रिकॉर्ड जो रखेगा उसमें वो सारा चीज मेंशन कर लेगा और साइन करेगा, काउंटर साइन मैनेजर से करवा लेगा।
ओ ई एम का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ओ ई एम का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। नाइट्रोजन चार्जिंग इन एक्यूमुलेटर्स एंड सस्पेंशन। देखो होता है ना कि डंपर का सस्पेंशन वगैरह में कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, या एक्यूमुलेटर्स जो भी होता है कुछ डिवाइस वगैरह होता है उसमें भी नाइट्रोजन ही गैस भरा जाता है, ठीक है। अब आता है कि जो अंडरग्राउंड में डीजल लोग को यूज किया जा रहा है, डीजल से ऑपरेटेड जो भी इक्विपमेंट चल रहा है उसका ब्रेक टेस्टिंग का क्या प्रावधान दिया हुआ है। तो वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, नॉर्मल क्या है कि 7 दिन में तो एक बार चेक करना ही है, लेकिन also immediately after any repair और एडजस्टमेंट हैज बीन कैरिड आउट ऑन इट, ठीक है। और कभी भी जब उस पर रिपेयर होगा या कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा तो उस टाइम भी उसका ब्रेक का टेस्टिंग किया जाएगा। और ब्रेक जो टेस्टिंग करेगा वो ये आईएसओ वाला रहेगा, आईएसओ कभी तुम लोग से वैसे पूछना नहीं चाहिए। और जो भी पर्सन एग्जामिनेशन करेगा वो तुरंत फोर्थविथ क्या करेगा, जो भी टेस्ट का रिपोर्ट आया हुआ है वो रिपोर्ट लिखेगा, साइन देगा, करेगा। अब क्या है डिक्सलरेशन टेस्ट, ठीक है। एक्सलेशन तो ठीक है कि एकदम एक्सलेटर दबाया, गाड़ी भाग रहा है वो हो गया। अब एक्सलेटर से पैर हटाएं तो कितनी देर में मान लो गाड़ी फिर धीरे 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 रुक रहा है। तो डिक्सलरेशन टेस्ट के बारे में बोल रहा है, उसके बारे में कुछ वैसा डाटा दिया हुआ नहीं है। अब क्या है स्टैंड स्टिल बाय डायरेक्ट मैकेनिकल एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी डिक्सलरेशन टेस्ट कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मान लो एक्सलरेशन टेस्ट, पैर रखा है एक्सलेटर पे, गाड़ी पूरा स्पीड पकड़ लिया। अब उसी तरीके से डिसेलरेशन क्या हो जाएगा, डिसेलरेशन क्या हो जाएगा जब डीजल इक्विपमेंट फुल्ली लोडेड है, ठीक है ना। अब वहां मार्क कर दिया है कि यहाँ से वो एक्सलेटर से क्या करेगा, पैर हटा लेगा, ठीक है। कि पार्टिकुलर जो भी स्पीड रहेगा कि उस स्पीड से डीजल चलाकर, उतना स्पीड चलाकर पैर हटा लेगा एक्सलेटर से। अब क्या होगा कि वो अगर ये पॉइंट तक आके रुक जा रहा है, कुछ पॉइंट फिक्स कर दिया, जो भी स्पीड रहेगा उस स्पीड के अकॉर्डिंग पॉइंट फिक्स किया हुआ रहेगा कि अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर रेस्ट में आ जाता है तो बोलेगा ठीक है, सारा चीज़ सही है। और अगर रेस्ट में नहीं आता है, इसको क्रॉस कर जाता है, तो उस केस में फिर बोला जाए कि इसका ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे अप्लाई द सर्विस ब्रेक ऑफ द डीजल इक्विपमेंट विथ लोड पासेज ए मार्क्ड पॉइंट एट ए सिलेक्टेड स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन कमिंग रेस्ट, ठीक है। कि हम लोग एक्सलेटर से तो पैर हटा दिए तभी तो उसके बाद क्या है कि ब्रेक भी अप्लाई करना है, ठीक है। सर्विस ब्रेक अप्लाई किया, एक तरीके से यहाँ से चेक क्या हो गया, सर्विस ब्रेक सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। सर्विस ब्रेक चेक करने का क्या उपाय है कि एक पार्टिकुलर स्पीड पे लाके ब्रेक लगाया गया। अब ब्रेक लगाने के बाद अगर वो किसी स्पेसिफाइड पॉइंट पे रुक जा रहा है तो बोलेंगे कि हाँ उसका ब्रेक जो डिसलेशन टेस्ट है सही तरीके से हो गया है। और अगर उस पॉइंट पे रेस्ट नहीं करता, गाड़ी नहीं रुकता है, बाद में जाके कहीं रुकता है, तो फिर उसका सर्विस ब्रेक चेक करवाना होगा। तो ये डिसलेशन टेस्ट मतलब किसका चेक हो रहा है, सर्विस ब्रेक का, ये ध्यान रखना। इसका मतलब सर्विस ब्रेक का चेक किया जा रहा है। अब स्टैंड स्टिल टेस्ट मतलब शांत स्थिर खड़ा रहे, इसके लिए क्या कौन सा ब्रेक का टेस्ट करना होगा, पार्किंग ब्रेक का। तो पार्किंग ब्रेक का टेस्ट कैसे करना है कि जब डीजल इक्विपमेंट रहेगा फुल्ली लोडेड कंडीशन में और डीजल इंजन ऑफ द इक्विपमेंट इज रेस्ट विद द इंजन स्टॉप्ड एंड अप्लाइड पार्किंग ब्रेक ऑफ एनी मीन्स डायरेक्ट मैकेनिकल एक्शन फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 मिनट, ठीक है। क्या क्या है कि फुल्ली लोडेड कंडीशन में रहेगा, कुछ यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कि फुल्ली लोड कंडीशन में है और पार्किंग ब्रेक अप्लाई करके रखा गया है 10 मिनट तक। अगर 10 मिनट तक वो गाड़ी शांत रहता है, स्थिर रहता है, तो बोलेंगे चलो इसका पार्किंग ब्रेक सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो एनडीटी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ ऑल द लोड कैरिंग मेंबर ऑफ द इक्विपमेंट, जहाँ पे सेफ्टी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है। तो होल बॉडी वाइब्रेशन स्टडी सेल बी कंडक्टेड फॉर द ऑपरेटर कंफर्ट। मान लो कि डम जो भी मशीन चला रहा है उसका ज्यादा क्या और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है,
तो उसके लिए होल बॉडी वाइब्रेशन टेस्ट किया जाएगा वंस इन एवरी ईयर, ठीक है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ ऑल लोड कैरिंग मेंबर ऑफ द इक्विपमेंट, जहाँ पे पर्सन का सेफ्टी इन्वॉल्व है, और साथ में होल बॉडी वाइब्रेशन स्टडी, ये दोनों एक साल में वंस इन एवरी ईयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमको लगता है जरूर दिया हुआ होगा कि एनडीटी टेस्ट और होल बॉडी वाइब्रेशन टेस्ट, ये वाइब्रेशन टेस्ट आदमी का नहीं करेगा, मशीन का करेगा, ठीक है, कितना मशीन वाइब्रेट कर रहा है। क्योंकि मान लो वाइब्रेशन, जो मशीन वाइब्रेट कर रहा है उस पर बैठा दिया जाएगा तो फिर आदमी तो वाइब्रेट करते रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उसका जांच करना है हर एक साल। नेक्स्ट क्या है कि जो भी अनडाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस रहे, मॉनिटरिंग, ठीक है ना। अनडाइल्यूटेड मतलब क्या, कि जो भी गैस जो निकल रहा है, एग्जॉस्ट से निकल रहा है, उसको अनडाइल्यूटेड बोला जा रहा है। अगर हम उसमें कुछ फ्रेश एयर वगैरह मिक्स कर देते कुछ अरेंजमेंट करके, तो क्या हो जाता है, वो डाइल्यूटेड हो जाता। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अनडाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस मॉनिटरिंग सेल बी कैरिड आउट वंस एटलीस्ट इन एवरी मंथ। ये ध्यान रखना कि जो बिना डाइल्यूटेड किए हुए जो गैस एग्जॉस्ट गैस मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसका हर एक महीना में एक बार उसका जांच करना है, ठीक है। ये डाटा अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं, ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है। यहाँ पे क्लियरेंस पढ़े हैं, नॉर्मल जब कैनोपी वगैरह रहेगा क्लियरेंस क्या रहेगा, अदर केस में जब फुटबोर्ड ऑपरेटर रहेगा क्या क्लियरेंस रहेगा। नेक्स्ट क्या था कि विड्थ के अकॉर्डिंग कितना क्लियरेंस रहेगा, क्रॉसिंग पॉइंट कितना मीटर के अंतराल में प्रोवाइड किया जाएगा, रोडवे के एग्जामिनेशन में क्या क्या जांच किया जाता है, ओईएम का फुल फॉर्म क्या है, सस्पेंशन या एक्यूमुलेटर में कौन सा गैस भरा जाता है, ब्रेकिंग टेस्टिंग, ब्रेक टेस्टिंग कब किया जाता है, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज या प्रत्येक रिपेयर वगैरह होने के बाद। सर्विस ब्रेक का टेस्टिंग किसके थ्रू करते हैं, उसके लिए डिसलरेशन टेस्ट करते हैं। सर्विस ब्रेक का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद पार्किंग ब्रेक का टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए क्या है कि फुल्ली लोडेड कंडीशन में 10 मिनट करके खड़ा करके रखना है। एनडीटी या होल बॉडी वाइब्रेशन टेस्ट हर एक साल एक बार किया जाएगा। और अनडाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस मॉनिटरिंग, ये भी हर एक महीना एक बार किया जाएगा। इतना चीज अभी हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें कुछ पॉइंट बचा हुआ है, हमको लगता है 2 पॉइंट और पढ़ के हम लोग 3 पॉइंट और पढ़ के हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्या है 10 पॉइंट, ये पॉइंट में कि कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया किया गया है, ऑथराइज किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग दैट द अनडाइल्यूटेड जो एग्जॉस्ट गैस प्रोड्यूस हो रहा है, प्रत्येक अंडर ऑल स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इंजन स्पीड और लोड, कि जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है कि लोड कितना कैरी करना चाहिए, इंजन का स्पीड क्या होना चाहिए, इसके लिए अनडाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस का सैंपल लेना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कितने अंतराल पे सैंपल लेंगे, तो वही है। तो सैंपल should be taken and analyzed at an interval of not more than 500 hour एज मेजर्ड बाय द डीजल यूनिट आवर मीटर, क्योंकि सभी में आवर मीटर लगा हुआ रहता है कि कितना वर्किंग आया है, प्रत्येक शिफ्ट में काउंट किया जा सकता है। तो क्या है कि प्रत्येक अगर 500 वर्किंग आवर आ जा रहा है इक्विपमेंट का, तो उस टाइम फिर उससे क्या करना है, एग्जॉस्ट का सैंपल लेके उसका एनालिसिस कर देना है। और अगर डीजल मीटर आवर अवेलेबल नहीं रहा, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हर एक 3 महीने के अंतराल पे, ठीक है, अगर डीजल मीटर आवर अवेलेबल रहा तो 500 घंटा, और अगर डीजल मीटर आवर अवेलेबल नहीं रहा तो 3 महीना के अंतराल पे क्या करेंगे, अनडाइल्यूटेड जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसका सैंपल लिया जाएगा और जांच किया जाएगा कि अंदर का सही से तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया है कि जो अनडाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस है, तो 4.13 पारा में जो भी दिया हुआ है कंडीशन की सीओ का लिमिट क्या है, एनओ का लिमिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
देखो यहाँ पे है, जो ट्रैकलेस इक्विपमेंट रहेगा, shall not be operated on any length of roadway where gradient exceeds, क्या होना चाहिए इसका आंसर कि ट्रैकलेस इक्विपमेंट रहेगा, shall not be operated where, जब ग्रेडियंट इतना से अधिक हो जाने पे किसी भी लेंथ के लिए, थोड़ा सा लेंथ रहे या बहुत ज़्यादा लेंथ रहे, हम लोग वहाँ पे ट्रैकलेस इक्विपमेंट नहीं चलाएंगे। क्या इसका आंसर है? सभी लोग बताओ इसका आंसर। 1 in 6, ठीक है। जो मेन होल रहेगा, shall be provided at an interval of not more than dash meter on the side of the roadway for the diesel equipment। जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो यहाँ ग्रेडियंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मल केस की बात कर रहा है, उसमें 20 मीटर का ही अंतराल पड़ेगा, ठीक है, नॉट मोर देन 20 मीटर। फिर से किसका आंसर तुम बता रहे हो? नॉट मोर देन 20 मीटर, 20 20 मीटर के ही अंतराल पे हम लोग मेन होल देना है, अगर ग्रेडियंट लेस देन 1 in 6 रहेगा तो, ठीक है। अगर 1 in 6 से ज्यादा रहता है तो हम लोग भी ग्रेड क्या देते हैं, 10 10 मीटर का अंतराल पे। तो यहाँ पे वैसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फ्लेट मान के, मतलब 1 in 6 से कम वाला ही ग्रेडियंट मान के चलेंगे, तो उस केस में 20 मीटर के अंतराल पे, ठीक है, नॉट मोर देन 20 मीटर। मिनिमम क्लियरेंस स्पेस, कैनोपी या क्लोज्ड केबिन रहेगा जो ऑपरेटर का, तो उस केस में इक्विपमेंट का जो रूफ से क्लियरेंस कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ। वाह, कौन बोल रहे हो डी यार? मतलब आंसर नहीं मैच करेगा, तुम लोग डी टिक करोगे, है ना। तुम लोग खोज रहे हो 300 mm, तुम लोग क्या खोज रहे हो, 300 खोज रहे हो, लेकिन 300 mm नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, 1.8 मीटर को टिक कर देना है। वाह, बहुत अच्छा टेक्निक है। 30 सेंटीमीटर भी क्या होता है, 300 mm ही होगा ना। 30 सेंटीमीटर लिखो या 300 mm लिखो, दोनों सेम है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तुम लोग गलती करते हो, ध्यान देना है जरा। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन वही दे दिया है, क्लोज्ड ऑपरेटर के भी दोनों क्वेश्चन सेम कर दिया, ठीक है ना। प्रत्येक रोडवे जहाँ पे सिर्फ एक ही इक्विपमेंट चलाया जाएगा, तो वहां पे क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए, अलोंग द विड्थ ऑफ द रोडवे, चौड़ाई वाला कितना क्लियरेंस बताए हैं, हर एक जगह बताए हैं क्या, 1.5 मीटर। इसका आंसर 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कि जहां पे एक से ज्यादा इक्विपमेंट फ्लाई किया जाएगा, तो उस केस में जो क्रॉसिंग पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा, कितना अंतराल पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्रॉसिंग पॉइंट, सभी को पता होगा इसका आंसर। 300 मीटर सभी का आंसर आ रहा है, तो ठीक है। जिसको 300 में कंफ्यूजन हो रहा है, उसको थोड़ा सा और कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आ रहे हैं डाउट पे, आ रहे हैं, अभी रुक जाओ। जो पर एवरी रोडवे जहाँ पे डीजल इक्विपमेंट ऑपरेट किया जाएगा, उस सेल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज, सोल चार्ज ऑफ है, सोल चार्ज ऑफ कौन रहेगा, और वो कितने दिन में एग्जामिन करेगा प्रत्येक रोडवे की, कॉम्पिटेंट पर्सन और 24 आवर। 36 क्वेश्चन क्या समझा दे, 36 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन दोनों सेम है, हम इसलिए इसको काट दिए, दोनों क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, हम इसलिए काट दिए। इसमें क्या है, 300 mm है, 30 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 mm हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर बोलो या 300 mm बोलो, दोनों सेम है। अच्छा अच्छा, इसमें ठीक है, ठीक है, इसमें है ना फुटबोर्ड से पूछा हुआ है, अगर बोला हुआ है कि इफ इक्विपमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है,
अगर इक्विपमेंट में कैनोपी या क्लोज्ड केबिन नहीं है, फुटबोर्ड से बोला हुआ है, ठीक है ठीक है, फुटबोर्ड वाला क्वेश्चन है ये। हमको लग रहा था ये सेमी क्वेश्चन उतार दिया है क्या इतना देख के। ये फुटबोर्ड वाला है, तो फुटबोर्ड वाला का क्या होगा, 1.8 मीटर, ठीक है। फुटबोर्ड वाले का 1.8 मीटर। हम ये लाइन यहाँ पे देखे ना, नोट नहीं दिखा, कैनोपी क्लोज्ड केबिन लगा दोनों है वो। ठीक है, उसका 1.8 मीटर करेक्शन कर लेना। जो टेस्टिंग ऑफ ब्रेक ऑफ डीजल इक्विपमेंट शेल बी डन वंस एट लीस्ट इन एवरी, जो डीजल इक्विपमेंट का ब्रेक का टेस्टिंग हर एक क्या है 7 दिन में किया जाएगा, और इमीडिएटली आफ्टर एवरी रिपेयर वगैरह भी कुछ किया जाएगा, उस टाइम भी किया जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ए बी सी डी करके बताओ। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ ऑल द लोड कैरिंग मेंबर ऑफ द डीजल इक्विपमेंट shall be conducted once in every 1 year, ये आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रहे या होल बॉडी वाइब्रेशन स्टडी रहे, दोनों हर एक साल मतलब वंस इन एवरी ईयर ही किया जाएगा। ठीक है, इसका भी 1 ईयर, इसका भी 1 ईयर। ठीक है।